Okay. Jai Hind everyone. Today we have with us Mayank sir, who is the founder of Dune Indian Defense Academy and also like I can say my mentor. Okay, a person who is behind for my each and every step for the success. So very welcome to you, sir, for our session. And this session is a defense per charcha. So and it's our honor to invite you in this call, sir. Thank you. Thank you. एंड मैं सभी बच्चों के लिए बता दूं कि सर का इंट्रोडक्शन ही कुछ नहीं है एक तरीके से मतलब जो सर की पर्सनालिटी है मैं सर से जुड़ा था 2021 में और वो वहां से जो रिलेशन एक बना है कि गुरु और शिष्य का वो है प्लस जो एक पर्सनली जो फीलिंग आती है सर वो एक अलग ही लेवल की है तो सर आपने मुझे टाइम दिया बच्चों के लिए टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर सर बस कुछ स्टार्ट करते हैं ऐसे कि आपको क्या लगता है एनडीए सीडीएस के बारे में या एफकेट के बारे में ठीक है आप क्योंकि आप इस फील्ड में पिछले 15-20 सालों से हैं आपने 1000 से ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं ठीक है तो उस मुद्दे को लेकर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी यहाँ तक की जर्नी कैसे रही सर यार देखो मेरी जर्नी अगेन स्टार्ट हुई थी जब तो मैं पहले पीडी की तैयारी ज्यादा कराता था बच्चों को क्योंकि तुमने भी देखा होगा जब डिफेंस के बच्चे आते हैं हमारे पास तो मेजर नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम होता है कि उनका कम्युनिकेशन बहुत वीक होता है और एसएसबी में वो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं और एग्जाम्स में भी वो इंग्लिश से बहुत डरते हैं कि सर पेपर के तो आई स्टार्टेड मुझे नहीं लगता था कि कभी मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा भी मुझे लगता था कि नहीं यार कम्युनिकेशन ठीक कराना मेरा इतना ही करा सकता हूँ मैं बट जब मैंने देखा फिर ग्रेजुअली मैंने ग्रामर वगैरह कराना शुरू किया बच्चों को तो एक बात जो बेसिक समझ में आई मुझे मतलब कि एक तो डरना नहीं है बच्चों को ना मतलब जो हिंदी बैकग्राउंड से आता है बच्चा उसको स्पेशली मतलब कि इंग्लिश से डरना नहीं है उसको समझना है रटना नहीं है कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जैसे हम लोग रटवाते बहुत है मतलब इंग्लिश में आप देखोगे बहुत सारे टीचर्स रटने के लिए दे देते हैं बच्चा रट के आ रहा है इसका मतलब ये इसका हिंदी ये और एनडीए सीडीएस ऐसा पेपर नहीं है जहाँ पे आप रट के पेपर कर पाओ तो ये दो तीन बहुत मेजर मिसकंसेप्शन हैं जो कि अगर एक एसएससी का बच्चा है और जब एनडीए में आता है या सीडीएस में या एफकैट में आता है तो उसको बहुत परेशानी होती है बाकी अगर मैं एफकैट की बात करूं मुझे कंपैरेटिवली तीनों में सबसे इंटरेस्टिंग या आसान एग्जाम लगता है वो आसान एग्जाम इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आसान आते हैं आसान एग्जाम इसलिए क्योंकि कम बच्चे होते हैं तो अगर आप एफकैट के लिए एलिजिबल हो तो बहुत सारे बच्चे एफकैट के लिए एलिजिबल हो नहीं पाते हैं तो आपके लिए कंपटीशन कम हो जाता है तो जो भी बच्चा एफकैट के लिए एलिजिबल है सीडीएस वाला मैं उसको यही बोलता हूँ कि यार एफकैट की तैयारी ढंग से करो बहुत अच्छा चांस है सेलेक्ट होने का एज कम्पेयर टू सीडीएस सर मतलब फ्रॉम बीइंग अ इंग्लिश टीचर और आज दून इंडियन डिफेंस एकेडमी के फाउंडर होना ये सफर कैसा रहा आपका क्या मोटिवेशन क्या स्ट्रगल आई इसमें स्ट्रगल तो क्या यार बट इट जस्ट सब ग्रेजुअली होता चला गया कि स्टार्टिंग ऑफ विद स्पोकन इंग्लिश फिर डिफेंस में पढ़ाना शुरू किया तो रियल स्ट्रगल भी दिखा बच्चों का स्ट्रगल दिखा सबसे पहले फिर अपने आप को इंग्लिश पढ़ाने के लिए ग्रामर पढ़ाने के लिए तैयार करना फिर वहां से ग्रेजुअली अभी अपॉर्चुनिटी आई कि आई कुड रन दिस इंस्टीट्यूट सो मैंने कहा व्हाई नॉट थोड़ा सा लेट्स डू बिल्कुल इट बिल्कुल तो मैं सभी दर्शकों के लिए ये बताना चाहूंगा कि जब मैं सर से पढ़ रहा था 2021-2022 में मैं सर का एक स्टूडेंट रहा था तो सर की सबसे जो ज्यादा प्रभावित करने वाली एक तरीके से बोल सकते हैं जो स्किल्स थी वो थी कि सर क्वालिटी पे फोकस करते थे क्वांटिटी पे नहीं ये नहीं कि मैं तुम्हें 200 क्वेश्चन लगवा रहा हूँ और वो उन क्वेश्चन का लेवल कुछ नहीं है लेकिन सर कहते थे कि मैं तुम्हें चाहे 10 क्वेश्चन लगवाऊंगा लेकिन मैं ऐसा क्वालिटी कंटेंट दूंगा कि अगर उन 10 क्वेश्चन पे तुम्हारे आगे एनडीए सीडीएस में और क्वेश्चन बन रहे हैं तो लाइक यू विल गेट द कॉन्सेप्ट कि इसका कॉन्सेप्ट ये है तो सर इसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ा ना एक डर सा रहता है कि सीडीएस के पेपर को क्योंकि अगर हम सीडीएस की बात करते हैं ओटीए के लिए या आईएमए के लिए कि 120 क्वेश्चन वहां पे हैं 100 नंबर वहां पे हैं और पूरा मतलब 1/3 पार्ट रखता है वो तो क्या सही अप्रोच होना चाहिए सीडीएस के पेपर को करने के लिए फ्रॉम डे वन से देख अगर मैं सीडीएस के इंग्लिश के पेपर की बात करता हूँ तो डे वन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको रटना नहीं है इंग्लिश रट के नहीं होती आप उसको प्रॉब्लम क्या है कि 80% बच्चे उसको जीएस बना देते हैं कि रटने लगेंगे टेंसेस रटने लगेंगे रूल्स रटने लगेंगे इंग्लिश अगर आप पेपर भी देखोगे तो वो इंग्लिश ग्रामर का पेपर नहीं होता क्या लिखा होता है उसके ऊपर जनरल इंग्लिश तो वो आपको चेक कर रहे हैं कि आपकी जनरल इंग्लिश कैसी है तो आपको कॉन्सेप्चुअल जाना पड़ेगा जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ टेंसेस का एग्जाम्पल देता हूँ अब क्या होता है हमने हमने पढ़ा देते हैं कि आई गो टू स्कूल सिंपल प्रेजेंट टेंस है आई एम गोइंग टू स्कूल बट वो क्वेश्चन ऐसा आएगा ही नहीं
क्वेश्चन कैसे आएगा वो आता था आज से 20 साल पहले। अब क्वेश्चन आता है कि आपको टेंसेस में फर्क पता होना चाहिए। तो आपको टेंसेस पे फोकस नहीं करना है, आपकी 80% थ्योरी यूज ही नहीं होगी अब एनबीए में या सीडीएस में। आपको उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आई प्लेड क्रिकेट और आई हैव प्लेड क्रिकेट में क्या फर्क है। अब अगर आपको एक फर्क पता चल गया तो आप सीडीएस के 10 में से 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और अगर आपको सारे रूल रटे हुए हैं और ये फर्क नहीं पता तो आप 10 में से 1 क्वेश्चन शायद ठीक कर पाओ अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई। तो इन्फिनेटिव वर्ब होता है, ये तो ये वर्ब होता है जिसका कोई फायदा नहीं है। तो हमारे को बहुत ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, कुछ ऐसी अब जब आप पेपर को डिवाइड करते हो ना तो आपको देखना है कि पेपर के सेक्शन, अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर बच्चे का अच्छा होता है। तो सीडीएस इंग्लिश में रीडिंग इज दैट पोर्शन। तो अगर आप लोग कॉम्प्रीहेंशन और पीक्यूआरएस, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, ये ठीक से नहीं कर रहे हो, इसमें आपकी एक्यूरेसी 60-70% है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको रीडिंग अपनी अच्छी करनी ही पड़ेगी। अब उसके लिए ये नहीं है कि आप डे वन हिंदू, अब बच्चों के साथ क्या होता है, सर मैं हिंदू पढ़ रहा हूँ, समझ में कितना आ रहा है सर, 2 लाइन समझ में आ रही है। तो आपको हिंदू के लेवल तक जाना पड़ेगा। आप चौथी क्लास की इंग्लिश, आजकल तो चैट जीपीटी आ गया है, या कॉम्प्रीहेंशन बनाओ अपने लेवल का और वहां से शुरू करके फिर डिफिकल्ट इंग्लिश में पहुंचो। तो आपकी वो रीडिंग ग्रेजुअली ठीक होगी। और रीडिंग में आपको लगभग 90% मार्क्स चाहिए। मतलब अगर 30 क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपको 25, 26, 27 ठीक करने पड़ेंगे। वो बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी सेलेक्ट हो रहा है उसके ठीक हो रहे हैं। और फिर हम आते हैं वोकैब और ग्रामर पे। अब ग्रामर में मैं दूसरों के ऊपर, ग्रामर बच्चे गलत करते हैं। तो अगर मेरी ग्रामर प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, तो फिर मेरा सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो रीडिंग फेल करा सकता है, पास नहीं कराएगा। और ग्रामर अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगा और मैं उसे प्रैक्टिकली पढ़ूंगा तो फिर मेरे सिलेक्शन का चांस बढ़ता है। मतलब बिल्कुल क्लियर स्ट्रैटेजी है। ग्रामर में आप जितना रटोगे उतना नुकसान होगा। मतलब मेरा तो यही मानना है। हाँ, मतलब ग्रामर के हमें कॉन्सेप्ट ही देखने हैं, उसके बाद हमें ये देखना है कि अब जो करंट में चल रहा है वो क्या चल रहा है, मतलब कौन से रूल्स आ रहे हैं, बिल्कुल एनालिसिस बिल्कुल। करना बहुत जरूरी है। तो सर बेसिकली आप, हाँ बिल्कुल, जैसे आप स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हो कि मतलब हम उस चीज को यहाँ बोलूंगा तो सामने वाला क्या समझेगा। अगर मैं आई हैव स्टडीड, मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, आई हैव स्टडीड बोलूंगा तो तेरे को क्या समझ में आएगा, और आई स्टडीड बोलूंगा तो क्या समझ में आएगा। अगर वो फर्क पता है तो इसके अलावा और कोई रूल नहीं चाहिए फिर मुझे। हाँ, और मतलब ये फर्क नहीं पता तो फिर दिक्कत है। बिल्कुल लाइक ये होता है ना कि ग्रामर में कई कई रट के चले जाते हैं, चाहे वो क्वेश्चन लग रहा ही नहीं लग रहा, फिर कहते हैं कि हमने चैप्टर्स तो पूरे कर लिए, लेकिन अब जब टाइम आया है प्रैक्टिस का तो भाई नहीं लग रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। तो सर इसी के ऊपर मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं, हाउ शुड एस्पिरेंट्स डिवाइड टाइम बिटवीन द प्रैक्टिस एंड थ्योरी इन इंग्लिश? यार इंग्लिश में ना, मतलब जैसे आपने थ्योरी पढ़ी, आपने एक चैप्टर पढ़ा, अगेन पढ़ने का तरीका सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वो बुक्स वाली जो थ्योरी है, अगेन यार सारी बुक्स मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि उन्हें बेचनी है, तभी सॉल्व होगा। बिल्कुल सर, ये सारी चीजें रहती हैं कि इंग्लिश को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं उस चीज पे। तो वहां पे ऐसा ना होता है कि हम सीडीएस के लिए कर रहे हैं, एनडीए के लिए कर रहे हैं, आप बोलते हैं कि अगर हम ग्रामर पढ़ भी ले रहे हैं, फिर जब हमारी एसएसबी की बारी आती है वहां पर हम कुछ अच्छा अपना परफॉर्मेंस ज्यादा दे नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि एसएसबी के लिए बहुत से मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, सर मैं यूपी बोर्ड से हूँ, मैं गांव से हूँ। जबकि अगर मैं अपने आप को प्रेजेंट करना चाहूँ, मैं उनके लिए एक एग्जांपल हो सकता हूँ, क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड से था, गांव से था। और 12th तक आपने तो मेरे को देखा था, मेरे को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। बट लाइक आपके साथ में जुड़ा, वहां से मैंने सीखा कि भाई क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या अंतर है। तो वो चीजें रहती हैं। तो मैं अब फिर से ग्रामर वाले अगर पोर्शन पे आता हूँ, तो हम क्या कह सकते हैं, लाइक विच ग्रामर टॉपिक्स आर नॉन निगोशिएबल फॉर द सीडीएस एज वेल एज द एनडीए, लाइक फॉर विच शुड स्पोकन, नेवर बी स्किप्ड? फॉर सीडी, फॉर एसएसबी बेसिकली। एसएसबी के लिए यार 3 चैप्टर्स हैं जो नॉन निगोशिएबल है। एक तो आपके टेंसेस, टेंसेस का प्रैक्टिकल यूसेज, ठीक है, वो तो नॉन निगोशिएबल है कभी भी एसएसबी की अगर मैं बात करता हूँ। ठीक है, अगर आपके टेंसेस ठीक नहीं है तो आपको हमेशा स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम आएगी। टेंसेस के बाद मैं दूसरा चैप्टर बोलूंगा आपका पैसिव स्पीच। पैसिव स्पीच क्या होता है? पैसिव स्पीच आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाता है। और उसके अलावा कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो नॉर्मली बच्चों ने सुने नहीं होते क्योंकि वो कोर्स में नहीं लिखे होते। दो चैप्टर्स आर कॉल्ड इन्वर्जन एंड पैरेललिज्म। तो ये 4 चैप्टर्स बहुत जरूरी हैं मेरी स्पोकन इंग्लिश को और रिटन इंग्लिश को बेटर बनाने के लिए। तो एसएसबी, चाहे आपकी इंग्लिश अच्छी भी है, इन 4 चैप्टर्स में हमें फोकस करना पड़ता है टू मेक यू साउंड बेटर। तो अगर मैं एसएसबी की बात करूं तो ये 4 चैप्टर्स पे आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए स्पोकन वाइज। और जब मैं एग्जाम्स की बात करता हूँ, रिटन एग्जाम्स के लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें नाउन्स, प्रोनाउंस और वर्ब्स कवर हो जाते हैं।
इसके अलावा सुपरफ्लुअस, कंडीशनल, टेंसेस, ये कुछ ऐसे और आजकल सीडीएस में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक चैप्टर जो बहुत लोग मिस करते हैं, दैट इज प्रेपोजिशंस। अगर आप देखेंगे तो सीडीएस ने 10 क्वेश्चन का अलग से सेक्शन देना शुरू कर दिया, प्रेपोजिशंस एंड डिटर्मिनल्स। प्रेपोजिशन अगेन ऐसा चैप्टर है जो बच्चे बेसिकली हिंदी में सोचते हैं और सॉल्व कर देते हैं, और वहीं उनकी एग्जामिनर को पता है कि मैं एकदम पकड़ लूंगा। जैसे गुड इन इंग्लिश, हो सकता है मैं भी अभी तुमसे बात करते हुए बोल दूं यार अक्षय यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में ठीक है, बट एग्जाम में गलत हो जाएगा, है वो ना, तो क्योंकि यार आप इंग्लिश बोर्ड के में अंदर पूछेंगे। अच्छे नहीं हो, है ना। तो ये ऐसे प्रेपोजिशंस में ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, और प्रेपोजिशंस को भी प्रैक्टिकली करना बहुत जरूरी है। प्रेपोजिशंस अगेन मेजरली क्या हो जाता है कि हम रट के कर लेते हैं, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, हमें लगता है तो बहुत आसान है, तो वहीं से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो प्रेपोजिशंस प्रैक्टिकल तरीके से करना बहुत जरूरी है, और बाकी ये जो मैंने कुछ चैप्टर्स बोले बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सर उसी के साथ लाइक जैसे कि हम कहते हैं ना कि यार सीडी आपने अभी बताया था कि एफ कैट एक इजी है क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों का कंपटीशन खत्म हो जाता है, लेकिन मैंने देखा है फिर उसका एसएस भी और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा एज पर द सीडीएस, कि भाई क्योंकि वहां पे रिपोर्टिंग ही ज्यादा होती है। तो फिर वहां पे एक चीज एक क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट्स का कि जैसे कि हम अगर इंग्लिश बोल रहे हैं वहां पर, ठीक है, एसएसबी में गए हैं और एक फ्लुएंसी चाहिए हमें बोलने के लिए, तो वहां पे क्या होता है कई बार हमारे गलत वर्ड्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या वो फ्लुएंसी जरूरी है या फिर वो करेक्टनेस? एक बहुत ज्यादा गलती करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा बहुत जब मैं एसएसबी में जाता हूँ तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है, बट उसको आप इस तरह से समझो कि जैसे मैं बोलता हूँ बहुत सारे जब हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स आते हैं ना, हिंदी मीडियम नहीं बोलूंगा मैं, इनफैक्ट हिंदी स्पोकन स्टूडेंट्स, मैं भी उन्हीं में से एक था, चाहे मैं इंग्लिश में पढ़ा हूँ। तो होता क्या है कि हम लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो इंग्लिश में बहुत अनएक्सेप्टेबल हो जाती है। ठीक है, अब अमेरिकन, हम बहुत बात करते हैं कि अमेरिकन की ग्रामर खराब होती है, बट उनकी इंग्लिश खराब नहीं होती। ठीक है, इसको इस तरह से समझो कि मैं और तुम हिंदी बोल रहे हैं, अगर कोई हिंदी का प्रोफेसर होगा हम दोनों की हिंदी में बहुत गलतियां निकाल देगा, राइट। बिल्कुल तो अब सेम चीज है इंग्लिश में, अब वो लोग जो इंग्लिश बोलते हैं वो ग्रामेटिकली गलत हो सकती है बट एक्सेप्टेबल हो सकती है। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, हम ट्रांसलेट करके कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं जो बहुत गलत हो जाती है। तो हमारे को बेसिक इंग्लिश करेक्ट करनी है, उससे ज्यादा एसएसबी के लिए फ्लुएंसी आई वुड गो से कि ज्यादा जरूरी है, लेकिन आपका बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। अगर बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, जो कि बहुत सारे बच्चों की होती है, तो वो प्रॉब्लम आती है। नहीं तो हाँ, फोकस पहले ज्यादा फ्लुएंसी पे करो, बेसिक स्ट्रक्चर ठीक करने के बाद, फॉर एसएसबी बहुत ज्यादा ग्रामर में घुसने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सर। तो ये रहता है कि भाई हम लोग ना अपना मतलब पहले सोचते हैं कि हिंदी का टेंस ले लेते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में और फिर बोलते हैं, और वहां पे बिल्कुल कहीं बहुत, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में ऐसा चीज जी है कि बहुत सारी ऐसे रहते हैं। सर एक चीज और है कि जब मान लो मैं इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, अब सबसे बड़ा डर यही है, इंग्लिश सबसे बड़ा डर है आफ्टर मैथमेटिक्स, मैं कह सकता हूँ कि इंग्लिश सबसे बड़ा डर है कि क्यों हम यार, मेरे को सुनना आता है, मेरे को समझ आता है, मैं बोल नहीं पाता हूँ। ठीक है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि भाई मेरे को हेजिटेशन है या फिर मेरे को एक तरीके से कोई ना कोई फियर है। तो व्हाट माइंडसेट शुड एस्पिरेंट्स कैरी व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश, वेदर इट इज फॉर एग्जामिनेशन, वेदर इट इज फॉर लाइक कि अगर मुझे जरूरत पड़ गई कभी कोई स्टेज संभालने की, तो वहां पे वो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और कैसे मैं तैयारी करूं उस चीज के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ ही क्या ये जरूरी है कि जो एक वीक है, एक कोई बच्चा इंग्लिश में बहुत ज्यादा वीक है और वो सही स्ट्रेटेजी अगर यूज करे, तो वो स्ट्रेटेजी क्या होगी कि वो सीडीएस एग्जाम को निकाल देगा? या देख, अगर बच्चा कोई भी बहुत ज्यादा वीक है तो व्हाट आई वुड सजेस्ट है, अगर वहीं से शुरू करें तो आप बहुत ज्यादा वीक कभी नहीं हो सकते इंग्लिश में। आप 12th के बाद आए हो, मैं मान के चलता हूँ आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी। अब एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, उसने क्या किया, उसने आपसे 12 लिटरेचर की किताब ज्यादा पढ़ी है टेक्निकली। तो अगर आप क्लास 1 से इंग्लिश की बुक शुरू करते हो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, आप 1 से 1.5 महीने में पढ़ लोगे, तो आप जैसी क्लास 7th 8th की इंग्लिश की किताब पढ़ के 100% समझने लगते हो, आपका लेवल ठीक ठाक हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो जो बहुत ज्यादा वीक है उसको रीडिंग बहुत जरूरी है, और रीडिंग, इजी रीडिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल सबसे पहले आपको आपका दिमाग कंफर्टेबल हो इंग्लिश में। ठीक है, तो अब कोई भी भाषा है उसको समझने के कोई भी क्या 4 रूल्स होते हैं, LSRW, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, और हियरिंग, लिसनिंग। लिसनिंग, तो आपको इंग्लिश सुननी जरूरी है। अब सुनने सुनने से क्या होता है, देख, पढ़ने और सुनने में या बोलने और सुनने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं अभी इंग्लिश बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा दिमाग अपनी
पेस पे उसको ट्रांसलेट करता है। जैसे तुम्हारे साथ बहुत बार बहुत बच्चों ने बोला होगा कि सर मैं लिख लेता हूँ, बोल नहीं पाता। ठीक है, बहुत कॉमन है। तो अब मैं उनको यही बोलता हूँ कि बेटा तुम एक पेज लिख रहे हो 10 मिनट में, ठीक है, अब वो एक पेज जब आप बोलोगे तो आप 1 मिनट में बोल लोगे। अगर मैं तुम्हें 10 मिनट दूं तो तुम एक पेज लाके इंग्लिश बोल लोगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि दिमाग थोड़ा सा स्लो है ना अभी, बस उसको फास्ट करना है। तो हाँ। जब मैं राइटिंग करता हूँ तो दिमाग अब मेरे पेस पे चलेगा। जब मैं स्पीकिंग करूंगा तो सामने वाले के पेस पे चलेगा। अगर तुम कुछ बोल रहे हो तो मेरा दिमाग तुम्हारे हिसाब से ट्रांसलेट करेगा ना। अगर मेरा दिमाग उतनी जल्दी ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है तो मेरी चीजें छूटनी शुरू हो जाएंगी। तो लिसनिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वो आपके दिमाग को कंडीशन करता है इंग्लिश बोलने के लिए। और वीक बच्चों के लिए स्पोकन इंग्लिश से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिसनिंग इंग्लिश। शुरू में आप सुनो। और अगेन मैं तो अब यही बोलता हूँ, यूट्यूब पे जितनी भी पंचतंत्र की कहानियां बचपन में हिंदी में पढ़ी है सब इंग्लिश में सुन लो। वहां से शुरू करो। फिर क्रिकेट कमेंट्री पे आ जाओ, फिर इंडियन इंग्लिश न्यूज पे आ जाओ। बट सुनोगे तो आपका दिमाग क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर देगा। जैसे ही वो ट्रांसलेट करना शुरू करेगा आपके दिमाग कंफर्टेबल होता जाएगा, फिर आप देखोगे कि आप बोल भी पा रहे हो। बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या होती है, हम सुनते नहीं है, हम हमें लगता है लिखनी तो आती है, बस स्पीड बढ़ानी है। वो स्पीड ऐसे नहीं बढ़ेगी। वो स्पीड तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक सुनोगे नहीं। तो लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर मैं इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहता हूँ और मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल होना चाहता हूँ फॉर माई एग्जाम्स एंड एसएसबी। ठीक है, और जो बच्चे इंग्लिश बोलने में वीक हैं और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं बोलूंगा उनको तो लिसनिंग डे 1 से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि रिटन के बाद टाइम नहीं मिलता। फिर वो कोई दवाई नहीं है कि अक्षित को मैंने दे दी और अक्षित ने स्टूडेंट को दे दी कि बेटा ये खा लो और 3 दिन 3 महीने बाद एसएसबी हो जाएगी, क्योंकि बोलना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो वो अगर आप आज एनडीए की तैयारी या सीडीएस की तैयारी शुरू कर रहे हो और आपकी स्पोकन इंग्लिश खराब है, तो आपको रिटन के साथ साथ उसमें टाइम देना पड़ेगा। नहीं तो आपकी 1-2 एसएसबी तो वेस्ट हो जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को समझना। बिल्कुल, क्योंकि सर अटेम्प्ट भी हमारे पास एक तरीके से अगर एनडीए की बात करूं बहुत ही कम है। ठीक है, सीडीएस में भी कैसे अटेम्प्ट निकलते हैं पता नहीं चलता, मतलब ये चीज है एक रेगुलरिटी। तो सर क्योंकि जब मैं आपके साथ था आपने मेरे को एक कॉन्सेप्ट बताया था लिसनिंग और हियरिंग का। ठीक है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और वो चीज एक्चुअल में बच्चे क्या टीचर भी नहीं समझ पाते हैं आज के टाइम पे कि एक्चुअल में लिसनिंग क्या है हियरिंग क्या है। तो बस वो मैं कॉन्सेप्ट फिर से सुनना चाहूंगा आपसे। देखिए यार, अगेन लिसनिंग और हियरिंग में सेम चीज है। हियरिंग हमारी सेंस है, भगवान ने हमें कान दिए हैं, तो कुछ भी जो आ रहा है वो मेरे कान में जा रहा है। और लिसनिंग पे मेरा कंट्रोल है, मतलब अब मैं तेरी बात नहीं सुनना चाह रहा हूँ और तू बोल रहा है तो मेरे कान में तो जाएगी बट दिमाग तक नहीं होगी। तो लिसनिंग इज समथिंग जो आप ध्यान से सुनते हो। जैसे अभी शायद तुम मेरी बात सुन रहे हो, जी राइट? सर। गर्दन हिल रहा है, मुझे पता चल रहा है कि यूर लिसनिंग टू मी। और हियरिंग इज जो खुद से कान में आ रही है। तो बाहर का शोर आ रहा है, अगर हमारी पॉडकास्ट में भी थोड़ी बहुत नॉइज आएगी और बच्चा नॉइज पे ध्यान लगेगा, सर आवाज नॉइज आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कम आ रही है, तो वो क्या कर रहा है, वो नॉइज को लिसन कर रहा है, हमें हियर कर रहा है। और अगर हमें लिसन करेगा तो उसे आवाज नहीं सुनाई, वो हॉर्न वॉर्न नहीं सुनाई तो वो लिसनिंग इज जो आप सुनना चाहते हो, जो आप ध्यान से सुनते हो, और हियरिंग इज जो बिल्कुल। हमारी कान में खुद से पड़ता फोकस है। आपको अगर आपका पॉजिटिव की तरफ है तो आप उस चीज को लिसनिंग ही करेंगे। हाँ तो सर बिल्कुल लाइक बिल्कुल बिल्कुल। आफ्टर दैट इतने सारे हमारे बीच क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आपने अपनी स्टोरी बताई कि भाई ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। तो एक आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग एडवाइस क्या होगी? क्योंकि मैं सीडीएस को बार बार इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि हमने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, हम ग्रेजुएशन सर कहाँ से करते हैं कि पीसीएम ले ली, पीसीबी ले ली या फिर आर्ट्स ले ली। वहां पे जो इंग्लिश जो हमारे कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो उस लेवल की नहीं होती है कि हम सीडीएस में जाके एकदम से बैठ जाएं। तो आपके लिए वो स्ट्रॉन्ग एक मतलब आपके हिसाब से क्या होगी सीडीएस एस्पिरेंट्स के लिए? और अगर मैं एनडीए की भी बात करूं वहां पे 50 क्वेश्चन है, यानी कि 200 नंबर वहां पे भी रखे हुए हैं। और एनडीए वालों की थोड़ी सी इजी होती है वीकेंड से। ठीक है, तो वो वहां पे क्या होगी, जो हमारे इंग्लिश का डर है, ठीक है, वो खत्म हो जाए, हम ऑफिसर बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ जाए। एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस। लाइक रिटन एग्जाम्स में तो मैं वही बोल रहा हूँ, एक अच्छा टीचर ढूंढो जो आपको प्रैक्टिकली पढ़ाए, जो थ्योरी ना रटवाए। यहाँ से स्टार्ट करके जब हम क्वेश्चन करेंगे, अगर मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं भी आती है तो रिटन इंग्लिश आराम से सॉल्व हो सकती है। अगर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है तो मैं रीडिंग पैरेलली करूंगा, रीडिंग नहीं छोड़नी है। 15 से 20 मिनट रोज रीडिंग करनी है, और मैं वहीं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आसान रीडिंग से शुरू करना है। ठीक है, जब तुम लोग पढ़ते थे तो हमारे पास चैट जीपीटी नहीं, राइट? अब मैं किसी भी स्टूडेंट को बोलूंगा यार क्लास 1 के कॉम्प्रिहेंशन चैट जीपीटी से डाल, फिर 2 के डाल, फिर 3 के डाल, तो अब आपके पास कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं है। तो रीडिंग पैरेलली करनी है अगर वीक स्टूडेंट हो। प्लस आपने जो थ्योरी में टाइम देना है वो प्रैक्टिकल लर्निंग को देना है कि कैसे होगा। जैसे अब एक मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी रिसेंटली क्वेश्चन है वो। एक चीज होती है, आप कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, हम बोलते हैं एम्प्टी वर्ब्स।
ठीक है, अब एम्प्टी वर्ब्स क्या होते हैं कि मुझे सेंटेंस खत्म करने के लिए एक वर्ब चाहिए बीच में, तो मैं कोई भी वर्ब लगाता हूँ। अब वो फिक्स यूसेज होता है उन वर्ब्स का। ठीक है, अब आजकल आप बहुत लोगों से एक कॉमन एरर है, हैव यू टेकन योर लंच, हैव यू टेकन टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हिंदी का एम्प्टी वर्ब है, हिंदी में बोलते हैं लंच ले लिया गया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैव यू। ठीक है, तो अब ये आप सीडीएस में देखोगे तो अभी आई थिंक 2023 का क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर्स का। उन्होंने एम्प्टी वर्ब का क्वेश्चन दिया, पूरा हिंदी से फिट कर दिया, बच्चों को लगा इसमें तो कोई गलती नहीं है, नो एरर कर दिया, वहां पे वो हैव और टेक की गलती थी। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो केवल वही आपको, या तो वो बुक देगी जो प्रैक्टिकल यूसेज पे बनी है, या कोई ऐसा टीचर पढ़ाएगा। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है इंग्लिश के लिए। थ्योरेटिकल पढ़ोगे, तुम्हें भी पता है, मेरे को भी पता है, 80% बच्चा कहता है सर ग्रामर पूरी आती है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही नहीं। तो हमें व्हील अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, पढ़ाई कम हो जाएगी आपकी, आपको कम पढ़ना पड़ेगा जो सबसे अच्छी बात है, फिर आपका डर ऑटोमेटिकली रिटर्न के लिए खत्म हो जाएगा। बट अप्रोच प्रैक्टिकल रखना है, एक पॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो वो मैं मतलब दिस इज व्हाट आई सजेस्ट, कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है। और प्रैक्टिकल अप्रोच अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो किसी इंडियन ऑथर की बुक में नहीं मिलेंगे। मतलब अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करूँ, आपको या तो कोई बाहर का ऑथर उठाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिकल इंग्लिश, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। वहां पे आप पढ़ के देखोगे, आपको लगेगा यार यहीं से तो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को बेसिक इंग्लिश आती है, उनको वो फाइन ट्यून करना होता है, और फाइन ट्यून ही एग्जाम्स में भी आता है। तो हमारे को अगर बुक से पढ़ रहे हैं तो उस तरीके की बुक चाहिए, और अगर हम चैनल पे पढ़ रहे हैं तो मुझे थ्योरी वाले टीचर्स नहीं चाहिए, मतलब ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। प्लस स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस अगर आपकी वीक है तो जैसे हमने बात करी, लिसनिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो एसएसबी के लिए अलग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जो आपका फॉर्मेट था कि भाई पहले लिसनिंग करो, फिर ठीक है उस चीज को मतलब एनालिसिस करो कि भाई ऐसा हुआ क्यों। तो सर एक चीज और रहती है, अब सबसे लास्ट में आती है vocab। और वो सर इतना डरा देती है कि मेरे को याद ही नहीं होती। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि अगर मुझे उस वोकैब का मतलब पता है, तो फिर मैं जब अगर सीडीएस के एग्जाम में बैठता हूँ, एनडीए के में बैठता हूँ, तो फिर मैं वहाँ ऑप्शन से देखने लगता हूँ कि अच्छा इसका मतलब एंटोनियम्स पूछा है, तो इसके 3 सिमिलर होंगे, एक तो अलग ही होगा। तो फिर मैं वहां से देखने लगता हूँ, और वहां पे मैं ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमें वोकैब याद नहीं है तो उनका मतलब भी याद नहीं होगा, और नए नए वर्ड्स आते हैं। उसको याद करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? यार देखिए, एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, मतलब वी शुड स्टार्ट विद रूट वर्ड्स। ठीक है, रूट वर्ड्स क्या होते हैं, रूट वर्ड्स होते हैं बेसिक वर्ड्स। एक अक्षय कुमार की मूवी थी, मैं एग्जांपल भी देता हूँ क्लास में भी, जिसमें वो लंदन में बोलता है कि जियोमेट्री से जियोमेट्री बना, और त्रिकोणमिति से ट्रिग्नोमेट्री बना। तो इंग्लिश ने बहुत सारे वर्ड बाहर से उठाए हैं। जैसे मेरे चैनल का नाम भी क्या है, वीटा। तो वीटा का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। ठीक है, बॉर्न वीटा में सुना होगा, पावर वीटा में सुना होगा। तो कहीं पे भी हमारे रूट वर्ड जब मुझे याद होते हैं, अगर मैंने 1000 रूट वर्ड याद किए तो 5000 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। प्लस दूसरी चीज, अगर आप रट रहे हो तो स्टार्ट विद फ्रेजल वर्ब्स। क्यों? क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स कम होते हैं। तो अगर मैं 300 फ्रेजल वर्ब याद करता हूँ, ये पक्का एग्जाम में 3 4 आएंगे ही आएंगे, और वो उन्हीं 300 में से आएंगे। तो मेरा एकदम से रटने का काम कम हो जाता है। प्लस अगर हम रीडिंग पे, जैसे तुमने बोला, अब सीडीएस की अच्छी बात क्या है कि सेंटेंस में वोकैबुलरी आती है, एफकैट में नहीं आती है। एफकैट में वन वर्ड भी आ जाती है। तो एफकैट में तभी आप देखोगे इंग्लिश का स्कोर हमेशा कम होता है, और सीडीएस में ज्यादा चला जाता है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस वोकैब अगर है तो आप उस शब्द के अलावा वाले शब्दों को पढ़ो, है आपको 10 में से 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर मुझे रीडिंग मेरी ठीक ठाक है, आप वर्ड्स पढ़ के सब सेंटेंसेस, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे एक एनडीए का क्वेश्चन है, आफ्टर डैश वर्क, नहीं, आफ्टर हार्ड, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क द फार्मर गॉट, एक बहुत मुश्किल सा वर्ड था जिसका मीनिंग ये था, और आगे था ईल्ड। तो कहने का क्या मतलब है, मेहनत के बावजूद फार्मर को डैश फसल हुई। तो मेहनत के बावजूद, अगर मुझे इंस्पाइट का मतलब पता है तो मुश्किल वर्ड का मतलब पता करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल तो कैसी हुई होगी, कम हुई होगी। अब ऑप्शंस में देखोगे तो 3 बहुत आसान ऑप्शन थे, एक सफिशिएंट था, एक प्लेंटी था, एक इनफ था। तीनों का मतलब है काफी। काफी। अब मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, कम। चौथा वर्ड था, चौथा वर्ड मुझे आज भी याद है, स्कैंटी। अब स्कैंटी का मतलब शायद मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, बट बाकी तीनों पता थे, वो तीनों हो नहीं सकते थे क्योंकि सेंटेंस बता रहा है मुझे कम चाहिए। तो चौथा मेरा ऑप्शन होगा। तो मतलब आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली बच्चे कनेक्ट, रीडिंग करके, मतलब सेंटेंस की रीड करके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, ऑप्शन एलिमिनेट करें, उनका स्कोर एकदम ऊपर जाएगा।
ठीक है, वोकैबलरी अगर आप 20 में से 16 अटेम्प्ट करते हो और 14 सही करते हो या 12 सही करते हो और 4 गलत करते हो, वो एक बहुत अच्छा स्कोर है एज कम्पेयर टू 20 में से 8 अटेम्प्ट करके 7 सही करना। बिल्कुल। तो सीडीएस और एनडीए बेसिकली आपको वो गैस करने का ऑप्शन देते हैं, आपको एजुकेटेड गैस मारने का ऑप्शन देते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस पैरेलली करना बहुत जरूरी है। प्लस रटने के लिए सबसे पहले स्टार्ट विद फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, और आजकल तो सीडीएस में अलग 2 सेक्शन आ गए हैं, वो लिस्ट अगर आप कहोगे तो मैं आपको दे दूंगा, आप अपने स्टूडेंट्स को दे देना। कंफ्यूजिंग वर्ड्स अलग से आते हैं 200-300 वर्ड्स के, जिसमें से आपको आराम से 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप 500-700 वर्ड याद करके आराम से 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा पैटर्न मतलब उन्होंने उस तरह से कर कर दिया है दिया है। कि कम याद करके काम चल जाए। हाँ मतलब तो वो स्पेसिफिक वर्ड्स है, वो आप याद करके कर बिल्कुल सकते सर, हैं। मैं वो आप मेरे को सेंड कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल सेंड करूंगा। और सर सबसे अब तक अपनी जर्नी रही, क्योंकि मैं फिर से उसी चीज पे फोकस करूंगा, क्वालिटी क्वांटिटी पे। तो आपने जो थोड़े से समय, लाइक अभी 25 या 26 मिनट हुए हैं, और उसमें इतना सारा कंटेंट दे दिया ना, कोई टीचर पूरे 2-2 घंटे लगा लेगा यही चीज बताने के लिए। क्योंकि अभी क्या है, हम एक्चुअली नहीं, अगर मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फील्ड हो, तो हम प्रैक्टिकली सोचते ही नहीं उस चीज को कि भाई थ्योरेटिकल पढ़ लिया। मान लीजिए मैंने बीटेक किया है, थ्योरेटिकल पढ़ लिया, लेकिन जब मैं एमएनसी में जाता हूँ, वहां देखता हूँ यार प्रैक्टिकल, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं। तो वही सारी चीजें जो कि सर ने अभी आपको बताई थी कि भाई प्रैक्टिकल होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। सर ने आपको सजेस्ट किया है कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ये, मतलब एक तरीके से मैं थैंक खुद, यू फॉर हैविंग मी। मतलब इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कब से आपसे जुड़ा था और आज भी आप मेरे साथ हैं, एक आशीर्वाद बन के बिल्कुल रहेंगे। और बिल्कुल सर, मिलता हूँ जल्दी आके वहीं पे देहरादून में आके बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सर चार। बाकी अगर बच्चों को कोई भी हेल्प लगती है, मतलब अगर उनको हाँ लगेगी हाँ। कि नहीं, तो मैं फिर से आपके साथ कनेक्ट करूंगा। और यहाँ पर आने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। एसएसबी हाइक्स की तरफ से, वो तो एक प्रोफेशनल ही हो गया, लेकिन मेरे तरफ, मतलब अक्षय शर्मा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक सो यू मच। थैंक यू। ओके। थैंक यू। चीजें थी जो एक टीचर अपने एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करता है, चाहे अपने, मैं फिर से बात बताना चाहूंगा, लिसनिंग और हियरिंग में क्या अंतर है। लिसनिंग और हियरिंग में यही अंतर है जो सर ने बताया था कि भाई हम लिसनिंग कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, हियरिंग कर रहे हैं कि भाई वो तो हमारा सेंस है कि अगर कोई भी बोल रहा है कान में जा रहा है, लेकिन अगर वो अच्छा बोल रहा है तो मैं वहां से क्या ग्रास्प कर रहा हूँ, ये चीज कहलाती है फिर लिसनिंग में आके। और जो सर ने स्ट्रेटेजी बताई थी कि भाई बी प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। चाहे फिर आप कोई भी करियर आप मतलब परस्यू कर रहे हो, मैटर नहीं करता, चाहे आप एसएससी के लिए कर रहे हो, सीडीएस के लिए कर रहे हो, डिफेंस के लिए कर रहे हो, कुछ भी हो, चीज है प्रैक्टिकल आप कितने होते हैं। ठीक है, आप एनालिसिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वही एग्जाम में क्या आ रहा है। वोकैब की अगर मैं बात करूं, सर ने जैसे बताया था कि भाई रूट वर्ड, रूट वर्ड्स जो है वो याद कर लो, ऐसी बहुत सारी चीज बताई हैं। और बाकी जो बात रही कि सर ने कहा था जो पीडीएफ वो भेजेंगे, मैं डेफिनेटली एसएसबीआई टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग वहां पे नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही साथ आप चैनल को कर लीजिए फॉलो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर एसएसबी हैक्स को, ताकि जो नेक्स्ट डिफेंस पर चर्चा है वो आपको मिलती रहे। सेशन 30 मिनट का रहेगा, 25 मिनट का रहेगा, लेकिन कंटेंट इसमें रहने वाला 2-3 घंटे का, ठीक है। जो, क्योंकि अभी हमें देखना है कि हमारे पास टाइम कितना है, ठीक है, टाइम को मैनेजमेंट करके चलना है। अगर एग्जाम हमारा पास में, ठीक है, एग्जाम के साथ साथ ये सारी चीजें हमारी अपनी लाइफ में भी काम आने वाली है, तो उन सारी चीजों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डिफेंस पर चर्चा एपिसोड नंबर 3 में। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ ओनली ऑन एसएसबीआई सेशन। कर दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत।